जय हिंद, नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग इसका वर्णमाला का चौथा पार्ट बना रहा था। उसी टाइम थोड़ा सा गलती से वीडियो जो है यहाँ दीर्घ स्वर पे हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक रुक सा गया था। फिलहाल हमने दीर्घ स्वर में आपको बस इतना ही बताया था। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसको बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगे। क्या होता है? जिसको बोलने में थोड़ा सा अधिक समय लगे उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं ना। या हम लोग कह सकते हैं इसी को द्विमात्रिक 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 स्वर भी कहा जाता है, या इसी का दूसरा नाम खंडित भी होता है। क्या होता है ये बताया था आपको। हम बताए थे, ये देखिए ह्रस्व स्वर में मतलब इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और आप इसमें देखिए हम बताए थे बड़ा आ को क्या लिख सकते हैं? छोटा। अगर छोटा में छोटा आ मिलाएंगे तो क्या होता है? बड़ा आ बन जाता है। छोटी में छोटी मिलाएंगे तो ये बड़ी ई बन जाता है। ठीक है, छोटा ऊ में छोटा ऊ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। और हमने क्या बताया? ए को क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग इस छोटा आ में ई मिला दें, क्या मिला दें? आ में ई मिला दें, अ ई ऐ बोलने पे देखिए ऐ आ रहा है ना। मतलब देखिए इसमें भी एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, मतलब कितनी मात्राएं? द्विमात्रिक। देखिए इसी का नाम हर दीर्घ का नाम क्या है? द्विमात्रिक है। या हम लोग इसको कहें अ में ए मिला दें, अ ए। या हम लोग कहें तो इसी जो ऐ है इसका छोटा रूप क्या है? इसका छोटा भाई ए। आ में ए मिलाइए, अ ए बोल के देखिए, अ ए ना। ऐ मतलब ये एक एक मिलाएंगे तो ये देखिए इसमें भी एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, मतलब दो मात्राएं। ऐ में देखिए एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्राएं। ओ कैसे बनेगा? आ में ऊ मिला दीजिए, आ ऊ ना। और आ और ऊ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। आप बोल के देखिए, आ ऊ औ औ ऐसे बोलेंगे तो आ जाएगा समझ में। तो एक मात्रा इसमें भी, एक मात्रा इसमें, मतलब कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। अगर आ में जैसे इसमें हमने किया था, ए में किसको मिलाया था? एक इसके जो छोटा भाई था ना, उसी प्रकार छोटा आ में ये इसी औ का छोटा रूप क्या है? ओ। तो इसी ओ को मिलाएंगे, आ में ओ मिलाएंगे, देखिए ओ बनता है। और इसको आप देखिए इसमें एक मात्रा, एक मात्रा, मतलब इसमें क्या होता है? दो मात्राएं। तो हम लोग दीर्घ स्वर को बहुत अच्छे से समझ लिया कि इसको हम लोग द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका एक नाम था खंडित। खंडित मतलब जिसका खंड किया जा सके उसका क्या नाम होता है? दीर्घ स्वर। इसको हम लोग देखिए इसका खंड हमने कर दिया ना। देखिए जब ह्रस्व स्वर पढ़ रहे थे उसका कोई खंड नहीं हो सका, लेकिन इसमें देखिए इसको हमने दो भागों में, मतलब दो दो करके ऐसे इसको खंडित कर दिया। चलिए आगे हम लोग इसका तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय हम लोग कहें तो सबसे अधिक समय लगता है। क्या लगता है? सबसे अधिक समय लगता है। देखिए हमने क्या बताया था? ह्रस्व में जिसका उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे, जैसे अ ई उ री, कहाँ समय लग रहा है? दीर्घ क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय थोड़ा समय लगे, जैसे आ ई उ, देखिए थोड़ा सा रुक रहे हैं ना। अच्छा, जिसका उच्चारण करते सबसे ज्यादा समय लगे उसका नाम होता है प्लुत स्वर ना। जैसे एग्जाम्पल हम बताए, जैसे यहाँ देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए आप समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास में है, या कोई आपके भैया जी आपके पास में है, तो आप उनको बोलते हैं ऐसे। जब कोई पास में होता है तो आप उसको धीरे से बोलेंगे। या आपकी मम्मी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मम्मी को बहुत धीरे से बोलेंगे ना। जैसे कोई जो भी हमारे पास में रहेगा उसको हम लोग जल्द बहुत तेज से नहीं चिल्लाएंगे ना। कि जैसे भैया अगर आपके पास में है तो उसको बहुत तेज से नहीं बोलेंगे ना। तो उसको क्या, आराम आपके पास में है तो आप बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे? भैया, भैया सुनिए, भैया सुनिए। लेकिन वो भैया आपसे बहुत दूर हो तब आप क्या बोलेंगे? तो आप ऐसे चिल्लाएंगे ना, भैया। देखिए आखिरी में एक वर्ड आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपने जब बोला भैया, देखिए आखिरी में एक वर्ड आया जो बार बार रिपीट हो रहा है ना। देखिए यहाँ बड़ा की मात्रा क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो समझ जाइए जिसका उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा समय लगे उसी का नाम होता है प्लुत स्वर ना। ये आखिरी में ऐसे ऐसे बना के हम लोग उस बात को काफी देर तक ऐसे कहते चले जाते हैं। जैसे लिखा है ओम। दूसरा एग्जाम्पल ओम। आप देखिए ओम बोलते हैं ना, आप देखेंगे ओम या कहीं बोला जाता है तो आप उसको उच्चारण करिएगा कभी, तो आप ऐसे बोलेंगे ओम। देखिए ओम शब्द का जो उच्चारण है आपने लंबे समय तक किया है ना, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि ये ओम, ओम किसका एग्जाम्पल है? तो ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है ना। मतलब जिसका उच्चारण करते समय काफी समय लगे, लंबा समय लगे ना। जैसे आप हम एक और एग्जाम्पल क्या होता है? मम्मी। जैसे मम्मी आपके पास में रहती है, आप बोलते हैं मम्मी, मम्मी यहाँ आइए ना, ऐसे आप बोलते हैं ना। लेकिन मम्मी आपसे बहुत दूर है, ऐसे बोलते हैं मम्मी। आप ऐसे बोलते हैं मम्मी। आप थोड़ा सा उस वर्ड का जो आखिरी में जो स्वर आता है उसका उच्चारण लंबे समय तक कर लेते हैं ना, तो उसी का नाम होता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो हमने विद्वानों ने पहले इसको स्वरों का वर्गीकरण किया है। तो उसका पहला आधार बनाया किसको? मात्रा के आधार पर। देखिए हमने अभी तक हमने जो पढ़ा, देखिए एक मात्रिक, द्विमात्रिक ना, और इसमें क्या होता है? ये बार बार रिपीट हो रहा है प्लुत स्वर में। तो हमने इस मात्रा के आधार पर इसके तीन प्रकार बहुत अच्छे से समझ लिए। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा प्रकार बहुत तेजी के साथ पढ़ने वाले हैं। हम लोग दूसरा आधार पढ़ने वाले हैं। कौन सा? हम लोग पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। इसका दूसरा आधार है ओष्ठाकृत के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृत के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? ओष्ठाकृत के आधार पर। ठीक है, चलिए ओष्ठाकृत मतलब होता है ओष्ठ प्लस आकृत। देखिए ओष्ठाकृत को अगर हम लोग शाब्दिक विच्छेद किया जाए तो ये बनेगा ओष्ठ प्लस आकृत, है ना। ओष्ठाकृत मतलब ओष्ठ, आकृत मतलब होता है प्रकार। जैसे हम लोग ओठों के आधार पर हम लोग चर्चा करने वाले, किसके आधार पर? ओष्ठाकृत या ओठों के आधार पर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ओष्ठाकृत आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? तो ये दो भाग ये हैं, इसके दो भाग हैं। पहला है विवृत्ताकार, सॉरी इसका नाम है वृत्ताकार फिगर। ठीक है, क्या नाम है? वृत्ताकार। ठीक है, और दूसरा होता है अवृत्ताकार। क्या होता है? अवृत्ताकार। जैसा कि देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है। हमने क्या बताया? ओष्ठाकृत के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। अच्छा, इसको अगर हम लोग शाब्दिक विच्छेद करें तो ये हो जाएगा वृत्त प्लस आकार। वृत्त प्लस आकार मतलब वृत्ताकार, और इसको बोलते हैं आ प्लस वृत्त प्लस आकार। ठीक है, चलिए हम बताए थे ये जो आ होता है ये क्या है? उपसर्ग है। आ क्या है? उपसर्ग है, और इसका अर्थ होता है नहीं। हम बताए थे जैसे अयोग वहा में, देखिए इसको बताए थे ना, आ प्लस योग प्लस वहा ना, तो आ का जो ये उपसर्ग है इसका अर्थ होता है नहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने देखा इसको शाब्दिक विच्छेद किया, वृत्त प्लस आकार या अ प्लस वृत्त प्लस आकार। इसका वृत्ताकार किसे कहते हैं? तो आप इससे परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारा जो ये लिप्स होता है, हमारा जो ओठ होता है वो वृत्त के आकार का बने। वृत्त मतलब जो गोला बन जाए, जिसको उच्चारण करते समय वृत्त, जानते हैं ना, आप सब जानते हैं वृत्त ऐसे होता है। मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारा लिप्स क्या बन जाए? वृत्त के आकार का बन जाए, उसको बोलते हैं वृत्ताकार। ऐसे वर्ड क्या कहते हैं? वृत्ताकार। और जिस वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो ये लिप्स है, मतलब हमारा जो ओठ है वो वृत्त के आकार का न बने या नहीं बने तो क्या होता है? अवृत्ताकार। कितना सिंपल है। जिसका उच्चारण करते समय ओठ हमारा वृत्त के आकार का बने, वृत्ताकार। जिसका उच्चारण करते समय हमारा ओठ वृत्त के आकार का न बने, वो अवृत्ताकार। अच्छा, ये वृत्ताकार का एग्जाम्पल बताइए। तो ये वृत्ताकार केवल होते हैं 4, और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 7। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ऊ और ऊ। देखिए छोटा आप बोल के देखिए ऊ ऊ, ऐसे आप बोल के देखिए, तो आप देखेंगे बोलने पे आपका जो लिप्स है वो गोल सा आकृति बना ले रहा होगा ना। तो ये इसका मतलब ये कैसा? ये ऊ और ऊ क्या है? वृत्ताकार कहलाता है ना। या होता है ओ और औ। आप बोल के देखिए ओ ओ ना, आप देखेंगे तो ये हमारा जो लिप्स है किस आकार का बन जा रहा है? वृत्ताकार आकार का बन जा रहा है ना। इसका मतलब है आप कुछ रटिए नहीं, हिंदी कुछ नहीं रटा जाता, केवल समझा जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना तो आपको हिंदी रटना नहीं, केवल समझना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं रटना, आप जुड़े रहिए और आप देखिए हिंदी पढ़ के, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हम बताए ओष्ठाकृत के आधार पर इसको दो भागों में बांटता है, वृत्ताकार अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार में आपको क्या बताया? तो जिसको बोलने पे वृत्त के, आप देखिए कुल मिला के स्वरों की संख्या कितना? 11 ही न स्वर है। तो 11 स्वर में अगर 4 इसमें आ गए तो पक्का है 7 इसमें आएंगे। अच्छा, ये जो ऊ ऊ ओ इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने बच रहे हैं वो अवृत्ता में आ जाएंगे। जैसे छोटा आ हुआ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ तो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद री ए, बस इतना ही है ना। ठीक है, ये क्या हो गया? अवृत्ता। अच्छा, बोल के देखिए आ देखिए आपके जो लिप्स है थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो वृत्त के ऐसे बना नहीं बना रहा है। आप बोल के देख लीजिए, स्वयं आप स्वयं महसूस कीजिए। आ नहीं आ रहा है, ई नहीं हो रहा है, ई नहीं हो रहा, आपका ये जो लिप्स है वृत्त के आकार का नहीं बना है। अच्छा, आप बोल के देखिए ऊ, देखिए आपका लिप्स तुरंत वृत्त के आकार का बन गया। इसीलिए विद्वानों ने ओष्ठाकृत के आधार पर इसको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो ये वृत्ताकार अवृत्ताकार। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले हैं। आगे हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग तीसरा इसका टाइप पढ़ने वाले हैं।
स्वरों का हम लोग स्वरों के वर्गीकरण की चर्चा करना है। तो इसमें हम लोग तीसरा इसका 2 टाइप पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा टाइप पढ़ने चल रहा है। वो किस आधार पे, तो हम पढ़ेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, हम लोग किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल से आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई मकान है, किसी का मकान है ना, या किसी का कुछ, मतलब ये मान लीजिए कोई रेस करने वाली कोई पट्टी इसके सामने हम बना दे रहे हैं, या ये पट्टी है ना, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। जो जीवा है, आप देखिए आपके जो आगे चेहरा है, और इसी पे देखिए एक जीवा आपके यहाँ, जीवा मतलब जीव जो आपके यहाँ अंदर गई है ना, बॉडी में अंदर, जैसे कंठ से होकर के अंदर गई है। तो हम मान लीजिए कोई, आप मान लीजिए सड़क रूपी बना दिया हूँ इसको। मान लीजिए यहाँ पे 3 कोई लड़के बना दिया हमने, ठीक है। हमने कोई 3 अपने दोस्तों को बना दिया है, नाम तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरे दोस्त बहुत गुस्सा होंगे। फिलहाल आप ये जानिए, तो ये हमने बनाया, मतलब 3 दोस्तों को बना दिया। तो हो सकता है तीनों की हम रेस कराते हैं। क्या कराते हैं? तीनों की रेस कराते हैं। आपको आगे चर्चा करूंगा, जब हम लोग कोई भी वर्ड सुनते हैं तो ये कहाँ से हमारे अंदर से कैसे शुरू होता है, सबकी चर्चा आगे करूंगा ना। तो ये सबसे पहले जब आपके यहाँ कंठ से निकलता है, ये जो वर्ड होता है कंठ से निकलता है, तो सीधा तालु से होते हुए ना, तालु से होते हुए, मूर्धन से होते हुए, दंत से निकलते हुए ओष्ठ के पास आता है। फिलहाल हम लोग जीव की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो ये जो मान लीजिए, हम क्या बताए, एग्जांपल दे रहा हूँ आपके, 3 लड़के हमने रेस कराया, तो ऐसा तो नहीं है सारे के सारे लोग फर्स्ट एक दूसरे के साथ एकदम साथ ही साथ आएंगे, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है इसमें से कोई बच्चा, मतलब पहला वाला जो ये दोस्त है वो सबसे पहले आके रुके, दूसरा वाला बीच में आके रुके, और ये एक सबसे कम, इसका रेस सबसे कम था, वो सबसे पीछे रुके ना, सबसे पीछे है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है, जीभ है, वो सबसे आगे, मतलब अगर आगे कोई ऐसा वर्ड आप बोले जो जीवा क्या करे, एकदम आगे से बोले, मतलब आगे से उच्चारित हो, जो वर्ड जीवा पे हमारे कहाँ हो, आगे से उच्चारित हो ना, तो इस ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अग्र। क्या बोल सकते हैं? अग्र। इसको बोलते हैं मध्य। क्या बोलते हैं? मध्य। और इसको बोलते हैं पश्च। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जीभ से ऐसे ही बोल सकते हैं, या तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो जीभ क्या करेगा, सबसे आगे बोलवाएगा, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसको मध्य में ही रोकेगा, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसको सबसे अंत में रोकेगा ना। मतलब आगे वाले को अग्र बोल सकते हैं, मध्य वाले को मध्य बोल सकते हैं। अच्छा, इसी का नाम स्वर में बदल दिया है, आगे वाले को अग्र स्वर, मध्य वाले को मध्य स्वर, और ये सबसे अंत में जो आएगा उसको बोलेंगे पश्च स्वर। ठीक है। तो स्वरों के 3, ये जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, तो हम पहला बताए, क्या बता दिया हमने, अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, और आखिरी होता है, तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है। ठीक है, मतलब जीभ जिसका उच्चारण करते समय अगर पहले उच्चारित हो, कुछ ऐसे वर्ड जो हमारे इसके जीभ के अग्र भाग से निकले तो अग्र स्वर, मध्य वाले भाग से निकले तो मध्य स्वर, और एकदम मतलब अंदर वाले भाग से निकले, एकदम आखिरी वाले भाग से वो पश्च स्वर। ठीक है। तो सबसे पहले इसको रटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा तो आपको भी मेरी तरह आसानी से रट जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए किन वर्डों का उच्चारण जीभ मध्य से करता है, तो वो होता है, केवल एक याद रखिए, छोटा आप बोलिए, देखेंगे आपका जो जीभ है ना, वो मतलब ये ना तो आगे वाले भाग में रहेगा ना तो पीछे वाले, आपका जो जीभ है वो बीच में रुका रहेगा। ऐसे आप बोलिए तो आप देखेंगे जो जीभ है ना, आप बोल के देखिएगा, आपका जो जीवा है वो बीच में ही टंगी रहेगी, ऐसी टंगी सी लगेगी ना। तो ये क्या है, मध्य स्वर में क्या आता है, सबसे पहला आता है अ। क्या आता है? आ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है? अ। अच्छा, पश्च स्वर में क्या आता है, तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, आप इसका एक कोड देखिए, इसका कोड एक बनाया है हमने 3 ना, तो आप देखिए इसमें जितने भी स्वर होते हैं जिसमें आगे 3 का शेप बनेगा ना, इसको केवल छोटा आ को छोड़ करके, बहुत ध्यान सुनिएगा, छोटा आ को छोड़ करके जितने भी स्वर में ये 3 से बनेगा वो सब आएंगे पश्च स्वर में। आप देखिए, जैसे इसमें देखिए कौन सा है, तो ये है बड़ा आ ना, आगे देखिए ये छोटा ऊ, ठीक है, फिर बड़ा ऊ, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये ओ, ठीक है,
उसके बाद क्या है ओ। ठीक, बस इतना ही ना स्वर है। आप देखिए इसमें भी पहले किस शेप का बना, ये देखिए तीसरा प्रकार था तो देखिए तीन के आकार का बन रहा है, तीन के आधार का, तीन के आकार का, तीन के आकार, समझ में आया। तो इसका नाम होता है पश्च स्वर। अच्छा, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है मध्य स्वरों की संख्या कितनी, तो आप बताइएगा एक स्वर होते हैं कौन से, आ पश्च स्वर, तो आप गिन लीजिए पश्च स्वर। अच्छा, ये लोगों को याद नहीं होता सर कैसे याद करें आप, मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि पश्च स्वर है तो सबको ऐसे याद हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसका ट्रिक भी समझ लीजिए कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा प्रकार है, तीसरा। तो तीन, देखिए इसका पहला नंबर तीन, सब में देखिए तीन तीन, जिसमें तीन तीन है, समझ जाइएगा वो पश्च स्वर होते हैं, समझ में आया। अब बाकी जितना बचा है वो अग्र स्वर में आ जाएगा। जैसे कौन कौन सा, ये है ई, बड़ी ई, ठीक है, और री। ठीक, देखिए 3 1 4 और 4 3 7 7 2 9, अभी कुछ और बचा हुआ, जैसे ये बचा है ए और ए, ठीक है। कुल मिला के देखिए ये आपका, ये कुल मिला के कितने स्वर हो गए, आप गिनेंगे तो 11 स्वर आपके आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग किस आधार पे पढ़े, तो ये पढ़े हमने जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। मुझे आशा है आपको जीव की क्रियाशीलता के आधार पर बहुत ही आसानी से ये तीनों प्रकार इसके समझ में आ गए होंगे। हमने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हम क्या बताए, 3 दोस्तों की मैंने रेस कराई। कुछ ऐसे दोस्त जो बहुत स्पीड से दौड़ते थे, जैसे कि मेरे मणि भाई सबसे पहले इस स्पीड में सबसे हमेशा फर्स्ट आते थे, तो ये सबसे पहले आ गए। उसके बाद ये जो दूसरे हमारे एक दोस्त हैं वो बीच में आते हैं, और जो सबसे लास्ट मैं था, मतलब रेस मुझे नहीं आती है ना, तो मैं रेस कर पाता हूँ रेस में, मैं सबसे लास्ट में रहता था, तो देखिए मैं सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो क्या बताए, जो ऐसे जीव भी, हमारी जीव कुछ वर्ड ऐसे उच्चारित करती है जिसको जो पश्च मतलब आगे वाला भाग का प्रयोग करे तो अग्र स्वर कहलाता है, जिसका उच्चार करते समय मध्य वाले भाग का करे तो मध्य स्वर, और जिसका उच्चार करते समय आखिरी वाला भाग करे तो उसका होता है पश्च स्वर, ठीक है। तीनों प्रकार बांटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग एक और प्रकार पढ़ने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे हम लोग एक और प्रकार इसके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो प्रकार है, इसको आप राइट कर लीजिए, ये चौथा प्रकार है, कौन सा है, तो तालु के स्थित के आधार पर, किसके आधार पर, तालु के स्थित के आधार पर। चलिए तालु क्या होता है इसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे आप देखिए ये हम कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे आप देखिए हम लोग का ये क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये दांत का शेप है, आपके दांत का जो प्रकार होता है, जैसे ये दांत होता है ना, दांत, इसको बोलते हैं दंतव्य ना, या दंत, जानिए दंत। अच्छा, ये जिससे जुड़ा होता है ना, ये जिससे जुड़ा होता है इसको बोलते हैं मसूढ़ा। क्या बोलते हैं, मसूढ़ा, ठीक है। मसूढ़ा, इसी का दूसरा नाम होता है मूर्धा। क्या नाम है, मूर्धा, ठीक है। ये जो हमारा दांत होता है किससे जुड़ा होता है, मसूढ़ा से। और ये मसूढ़ा क्या होता है, ये मसूढ़ा देखिए ऐसे करके ये जा करके यहाँ आगे देखिए, आप देखेंगे ऊपर एक ऐसी छोटी सी लटकी रहेगी, जिसको बोलते हैं काटल। क्या बोलते हैं, काटल, ठीक है। फिलहाल ये जो ये भाग गया हुआ है ना, ये मसूढ़ा के ऊपर से जो ऐसे हमारे अंदर की ओर आया हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं तालु, इसी को बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, ठीक है। यही ऊपर तालु होता है। अच्छा, इसी के ये जो दंत होता है, दंत से एक चीज गया होता है, क्या, तो ये गया होता है जीवा। हमारी जो जीभ है ना, दंत के नीचे से ये क्या गई होती है, जीभ गई होती है। जीभ कहाँ तक गई होती है, हमारे अंदर तक गई होती है ना, इसको बोलते हैं, ये जीभ गई हुई है ना, ये कहाँ तक चली जाती है, ऐसे ही अंदर जाकर के ये यहाँ कंठ से मिली रहती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए आपको, कुछ एग्जाम्पल से बताया। हमने बताया कि ये क्या होता है, दंत, और दंत के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं मसूढ़ा, या उसी का दूसरा नाम होता है मूर्धा। और ये जो मूर्धा जिससे जुड़ा होता है वो जाकर के अंदर जैसे ही गया है तो ये एक आगे आएगा, एक काटल होता है ना, तो ये भाग ये जो गया होता है इसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। और ये इसके नीचे जानिए, एक ऐसे जो दंत के नीचे से ये भाग गया है इसको बोलते हैं जीवा, ये हमारी जीभ है, ठीक है। ठीक, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं तालु की स्थिति के आधार पर। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो ये जीभ ना, जैसे अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं, ये जो जीभ होता है, जीभ, अगर कुछ ऐसे वर्ड हों जिसमें ये जो हमारा जीभ है ये उच्चारित करते समय हमारा जीभ जाकर के इस तालु को इसको बंद कर ले, मतलब
तालु को बोलते समय क्या हो, ये जो जीभ है हमारा आकर के कहाँ जुड़ जाए, इस तालु से जुड़े, तो देखेंगे आप कि ये भाग आगे क्या हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये बंद हो जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। आप कुछ ऐसे वर्ड बोलिए जो क्या हो, आपका जो जीभ कहाँ जाके टकराए, इस तालु के अग्र भाग से टकराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखेंगे आप, ये बंद हो गया ना, ये पीछे खुल गया, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। इस बंद हुए भाग को बोलेंगे संवृत्त। क्या बोलेंगे, शब्द याद रखिएगा, जहां बंद होगा उसका नाम संवृत्त याद रखिएगा ना। जिसका उच्चारण करते समय जीभ क्या करे, आगे वाले भाग से टकराए या बंद हो जाए तो उसको बोलेंगे संवृत्त। ठीक है। अच्छा, क्या होता है, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, देखिए आपका ये जो ऊपर वाला तालु है ऐसे आया था, और आपकी जीवा भी तो ऐसा ही है। मान लीजिए जीवा जाकर के इसके मध्य भाग से टकराए, कहाँ से टकराए, इसके मध्य भाग से टकराए, या ऐसे वर्ड का उच्चारण हम लोग करें जिसमें जो जीवा है कहाँ टकराए, इसके मध्य भाग से टकराए, तो इस देखिए आप, ये मध्य भाग से टकराया तो ये आगे वाला भाग तो खुल गया। अब देखिए क्या, ये पीछे वाला भाग क्या हुआ, पीछे वाला भाग तो बंद हो गया, लेकिन ये अग्र भाग इसका खुल गया। अगर ये खुल जाए, क्या है, कैसा, अग्र भाग क्या हुआ, खुला है ना, और पीछे वाला तो बंद हो गया। अग्र भाग को देखना है, इसमें अग्र भाग बंद था तो इसका दूसरा नाम हमने संवृत्त दे दिया। अगर ये खुला रहेगा तो इसका दूसरा नाम विवृत्त होगा। क्या होगा, विवृत्त। जहां विवृत्त जाए तो जान लीजिए उसका दूसरा नाम खुला है, जहां संवृत्त की चर्चा करे उसका दूसरा नाम बंद है। चलिए, हो सकता है ये जो तालु है, ये जो जीवा है, इसके मध्य भाग से टकराए, कहाँ से टकराए, इसके मध्य भाग से अगर टकराती है हमारी जो जीवा, इसके मध्य भाग से टकराएगी, तो आप देखेंगे कि देखिए आगे वाला भाग खुला हो गया और ये पीछे वाला भाग बंद हो गया। तो आगे खुला है, इसका नाम खुला कहें तो ये आधा खुला है ना कि पूरा। आधा देखिए, इसको जब हमने किया तो ये देखिए दो भागों में बट गया, आधा इधर आधा इधर, तो आधा को हम लोग बोल सकते हैं अर्ध। खुला है, इसका नाम आगे वाले का भाग हो जाए, इस वाले भाग का नाम हो जाएगा अर्ध विवृत्त। ठीक है। और ये पीछे बंद हो गया तो इसका नाम हो जाएगा बंद, मतलब अर्ध संवृत्त। ठीक है। तो ये जीवा किसके आधार पर, तालु के स्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार होते हैं भैया। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। कौन से होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लिए ना। हमारा ये जीव क्या करता है, कैसी इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, तालु से कैसा तालमेल बनाता है, तो इसके हम लोग 4 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार हमने बताया, पहला क्या है, समृद्ध। क्या बताया, समृद्ध। दूसरा समृद्ध, तो इसी का एक भाई है अर्ध समृद्ध। ठीक है, अर्ध समृद्ध। ठीक है। और ये उसके बाद होता है एक विवृत्त। विवृत्त मतलब होता है खुला, समृद्ध मतलब बंद होता है, अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद। ठीक है। विवृत्त मतलब खुला होता है, और एक चौथा बताया अर्ध विवृत्त मतलब आधा। अर्ध विवृत्त मतलब होता है आधा खुला है, सॉरी आधा बंद। ठीक है। चलिए, एक बात और, जब हम लोग पिछले टाइप में पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर मात्रा के आधार पर, देखिए हम आपको 3 प्रकार बताए थे। जब हमने उसमें चर्चा किया था दीर्घ स्वर की, किसकी चर्चा किया था, दीर्घ स्वर की। कुछ बातें फिर से वो नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा वहाँ भूल गए थे बताने को, तो आप यहाँ आगे आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बात आया है, हमने बताया उसमें देखेंगे आप, हमने कुछ बताया दीर्घ स्वर में, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है। उसके बाद ए ओ और औ, ये इतने 7 बताया था ना। इसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो हमने बताया था कि इसको हम लोग आ को बोल सकते हैं छोटा आ में छोटा आ जोड़ें, या बड़ी को लिख सकते हैं छोटी प्लस छोटी, या बड़ा ऊ को लिखें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ठीक है। ठीक है। उसी प्रकार हमने इसको क्या बताया था, ए को हम लोग बताए थे आ में अगर ई जोड़ दें, ठीक है, आई। और ऐ क्या होता है, आ में अगर ए जोड़ दें तो ये हो गया ऐ। अगर आ में हम लोग ऊ जोड़ दें तो ये हो गया ओ। और ओ क्या होता है, अगर आ में हम लोग क्या जोड़ दें, ओ जोड़ दें, आ में ओ जोड़ दें तो ये बनता है ओ। ठीक है। अच्छा, ये जो ए और ओ है ना, यहाँ से एक संधि का नाम आता है जिसका नाम है गुण संधि ना। आपको अगर आगे भी पढ़ाऊंगा गुण संधि क्या होता है, तो ए और ओ जिसमें आता है होता है गुण संधि। ये ए क्या होता है, ये ए और ओ, ये जो ए ओ है, यहाँ से एक संधि आता है जिसका नाम है वृद्ध संधि। जब संधि चर्चा करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये बात आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया। एक बात और, आप देखेंगे ए ओ औ, इन सब में एक बात आपको कॉमन आई होगी, लगी होगी। क्या, आप देखिए इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा। इसीलिए देखिए आ सब में कॉमन आ रहा है, मतलब सब में आ रहा है। इसीलिए ए ओ
और औ, इन चारों को बोला जाता है संयुक्त स्वर। क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या आप बताइए। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ओ औ। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कई सारे मतलब 2 वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। देखिए सब में आ कॉमन है ना, इसीलिए जो सब में कॉमन हो तो संयुक्त उसका नाम कॉमन या संयुक्त बोल सकते हैं। तो देखिए कौन से वर्ड है? 4 वर्ड हैं, आ। अच्छा एक बात और सुनिए। अच्छा कौन सा भाग बोलने पे, चलिए हम लोग पढ़ रहे थे तालु की स्थिति के आधार पे ना, हमने इसको 4 भागों में बांटा। अच्छा इसको क्यों समझाया हूँ अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका एग्जाम्पल जानिए। विवृत। विवृत मतलब होता है खुला। क्या होता है? खुला ना। तो इसमें एक ही वर्ड खुला रहेगा जिसको आप बोलेंगे आ। आप बोल के देखिए आ। आप देखेंगे तो ये पूरा आपका जो मुंह है ना सब क्या होगा, कहीं इसका टचिंग भी आपके जीवा का कहीं टच भी नहीं हो रहा है। ये मतलब पूरा का पूरा मुख आपका खुला आ। और ये देखिए ये हम बताए थे मध्य स्वर भी है ना, हम लोग जीव की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़े थे, तो ये मध्य स्वर में आता था। ठीक है, तो ये क्या होता है? बड़ा आ किसमें आ गया? विवृत मतलब जिसमें खुला हुआ भाग हो ना। अच्छा ये जो संयुक्त भाग हो, ये जो संयुक्त स्वर है ये केवल 2 चीज में जाएगा। अरे भाई संयुक्त तो किससे मिलकर बना हुआ था? आधा प्लस आधा ना। या तो ये अर्ध में जाएगा, पक्का है। किस में जाएगा? अर्ध में जाएगा। या तो ये जितने संयुक्त स्वर हैं ना, संयुक्त स्वर है, या तो ये अर्ध विपरीत मतलब अर्ध संवृत्त में जाएगा या तो अर्ध विवृत्त में जाएगा। इन्हीं 2 चीजों में ये जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए पहले बताए विवृत्त में एक तो आ गया है, हम लोग इसी 11 स्वरों में जो 11 स्वर आए हैं इसी में से ये वर्गीकरण कर रहे हैं, तो एक तो हो गया, इसका काम हो गया आ का। बाकी जो ये 10 बचे हैं उसको कहाँ सेट करें? तो ये हम बताए ये जो संयुक्त स्वर है, देखिए आप ये दो आधा आधा से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए या तो ये अर्ध संवृत्त में जाएगा या तो अर्ध विवृत्त में जाएगा। कौन? ये 4। तो आप कैसे जानेंगे किस में जाएगा? तो कुछ नहीं, याद रखिएगा। ये देखिए सबसे पहले आता है अर्ध संवृत्त ना, इसमें आप यहाँ लिखिएगा अगर ए को तो अर्ध विवृत्त में लिख लीजिएगा ऐ को। इसमें लिखिएगा अगर ओ को तो इसमें लिख दीजिएगा औ को। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम क्या बताए, ये जो संयुक्त होते हैं ये तो इसी में जाएंगे, या तो अर्ध संवृत्त में जाएंगे या तो अर्ध विवृत्त में जाएंगे। तो ये ऊपर संवृत्त लिखा था, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे ए तो इसमें ऐ, इसमें ओ तो इसमें औ। बाकी जितने बचे हुए हैं अब देखिए कितने हो गए, ये 5 हमने लिख लिए। बाकी जितने बचे हैं वो सब आप राइट कर लीजिए संवृत्त में। छोटा आ और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, और एक बचा है री। बाकी सब इसमें हम यहाँ आ गए हैं ना। तो ये देखिए, तो कुल मिला के ये जानिए कि ये सब बहुत पूछेगा, मतलब ऐसे पूछ लेगा समृद्ध में कुल मिला के कितने स्वरों की संख्या है, अर्ध समृद्ध में कितने होते हैं, विवृत्त में कौन, मतलब ऐसे ऑप्शन में देते हैं विवृत्त निम्न में से कौन सा विवृत्त का प्रकार है, विवृत्त स्वर कौन सा है। तो आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, तो आप क्या बताएंगे? बड़ा। ठीक है, ठीक। तो ये मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से, हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो स्वरों के वर्गीकरण में हमने इसको कितने आधार पे पढ़ा है, आपको 4 प्रकार से बताया है। कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से बताया। पहला बताया था मात्रा के आधार पर, दूसरा बताया था जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता, तीसरा हमने बताया था तालु के आधार पर, और आपको एक प्रकार और अभी और बताया था इसके पहले वाले पार्ट में, तो हमने उसको बताया था हमने और एक पार्ट बताया था आपको, किसके आधार पे बताया था? तो हमने इसको बताया था ओष्ठाकृत ना, ओष्ठाकृत के आधार पर। ठीक है, तो हमने स्वरों का वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर, अगर आपको सबसे अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।